हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट सिविक्स और इसमें हमारा चैप्टर नंबर है 5 जुडिशरी। हालांकि इस चैप्टर को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, इसके सारे पार्ट हमने पढ़े हैं। आज इसका जो पार्ट रहता है वो है इसकी एक्सरसाइज के मुताबिक हैं इसके क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर बताया गया है वो है what do but you read that one of the main function of the judiciary is to upholding of law and enforcing fundamental right. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? यहाँ बताया गया है कि हम जानते हैं कि जो जुडिशरी का न्यायपालिका का काम है कि कानून को बनाए रखना और हमारे फंडामेंटल राइट को बचा कर रखना, हमें दिलाना। क्या आप सोचते हैं कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो जुडिशरी है मीन्स जो न्यायपालिका है, उसका स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है? तो आंसर हमने यहाँ लिखे हैं कि वो कैसे इंडिपेंडेंट रहे। आंसर में इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंटेंडेड टू शील्ड द जुडिशियल प्रोसेस from external influences and provide full legal protection to all individuals going to court for whatever reason। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो क्या करती है? एक शील्ड का काम करती है जुडिशियल प्रोसेस में। जो कानून का काम है उसमें वो एक शील्ड, एक कवच का काम करती है ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर कोई प्रभाव ना डाले। तो और दूसरा ये लीगल प्रोटेक्शन क्या करती है? प्रोवाइड करती है सबको, जो भी कोर्ट में जाता है, चाहे उसका कोई भी मसला होता है। anyone can approach the court if they believe that their right have been violated। कोई भी कोर्ट का रुख कर सकता है अगर उसको लगे कि उसके जो हक है, हकूक़ हैं, उनको क्या किया जा रहा है? दबाया जा रहा है, छीना जा रहा है। इफ़ एनी लॉ पास्ड बाई द पार्लियामेंट वायलेट एनी वन फंडामेंटल राइट द जुडिशरी हैज़ द पावर टू डिक्लेयर सच लॉ नल एंड वाइड। कहता है अगर कोई ऐसा कानून पास होता है पार्लियामेंट में जो कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट का, लोगों के फंडामेंटल राइट पर असर डाल रहा है, उसके खिलाफ है, तो जुडिशरी को ये पावर होती है कि वो इस राइट को नल एंड वाइड क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि निरस्त कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन चैप्टर 1। हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कनेक्ट टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कहता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, अगर हम उनको दोबारा भी पढ़ेंगे तो क्या आप सोचते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून लिखे गए हैं, सबको हक दिलाया जाता है, सबके कानून सबके पक्ष में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या जुडिशियल के साथ उसका कोई कनेक्ट है? क्या जुडिशियल उसमें कुछ रिव्यू कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ कोर्ट डिसीजन इज कैरिड आउट when the judgment given by the court violate any constitutional provision। कहता है जुडिशियल रिव्यू कानून जो बदलाव लाती है, किसी जो जुडिशियल रिव्यू ऑफ कोर्ट का है, कोर्ट का कोई भी अगर डिसीजन आता है तो वो जजमेंट तब देता है जब उसको लगता है कि कोई कानून ऐसा है जो क्या है, कोई नया कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के मुताबिक नहीं है। इन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट एंड नन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर सिटीजन को बराबर के हक मिलते हैं और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इफ़ देयर इज़ एनी वायलेशन, अगर फिर भी कोई वायलेशन करता है, उल्लंघना करता है कानून की, द जुडिशरी इज़ फ्री, तो जुडिशरी इज़ फ्री टू रिव्यू द अर्लियर जजमेंट इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो जुडिशरी है उसमें न्यायपालिका में जो पावर होती है कि वो इस आर्डर को रिव्यू कर सकता है, इसमें बदलाव ला सकता है, चाहे वो इवन बाय द
सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पास क्यों न किया गया हो। फिल इन ईच टायर, कहता है तीसरा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फिल इन ईच टायर विद द जजमेंट गिवन बाय द बेरिज कोर्ट इन द सुधा गोयल केस, चेक योर रिस्पॉन्स विद अदर इन क्लास। कहता है कि जो सुधा गोयल का जो केस था, जो कहाँ पर कोर्ट में था, पहले वो लोअर कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था। हमने जहाँ बताना है कि लोअर कोर्ट में उसके फैसले में क्या सुनाया था, हाई कोर्ट में क्या सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया था। तो ये है तीनों तरह के कोर्ट, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट, पहले हम लोअर कोर्ट पढ़ेंगे। द लोअर कोर्ट कन्विक्टेड सुधा हस्बैंड, हिज मदर एंड हिज ब्रदर इन लॉ एंड सेंटेंस्ड ऑल ऑफ 3 ऑफ देम टू डेथ। कहता है कि जो लोअर कोर्ट था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने सुधा के हस्बैंड, उसकी सास और उसके जो जेठ था, जो देवर था, उसको क्या सुनाई थी, मौत की सज़ा सुनाई थी। उसने उनको दोषी पाया था। ये सिविल कोर्ट ने कहा था, लोअर कोर्ट ने। और जो हायर कोर्ट है, जब उसने क्या फैसला सुनाया, द हायर कोर्ट पास्ड द जजमेंट स्टेटिंग दैट सुधा हस्बैंड एंड अदर्स वर इनोसेंट एंड सेट देम फ्री। लेकिन हायर कोर्ट में जब उन्होंने अपील की तो हायर कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बताया कि सुधा के हस्बैंड और बाकी जो भी हैं वो सब क्या हैं, निर्दोष हैं और उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो क्या था, उसकी जो जजमेंट थी वो कहते थे, सुप्रीम कोर्ट पास्ड ए जजमेंट स्टेटिंग द सुधा हस्बैंड एंड हिज मदर वर गिल्टी एंड एक्सटेंडेड देम टू प्रिजन फॉर लाइफ। द कोर्ट वो फ्रीड द ब्रदर इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो सुधा का हस्बैंड है और उसकी माँ जो है वो गुनहगार हैं और उनको पूरी उम्र की सज़ा दे दी थी, लेकिन उसने उसके ब्रदर इन लॉ को फ्री कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड, टिक द सेंटेंस आर ट्रू आर करेक्ट एंड वंस दैट आर फॉल्स। कहता है नीचे जो तीन सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें हमने बताना है कि सुधा गोयल में जो केस था, सुधा गोयल के टिक द, इसमें 3 बताए गए हैं। हमने करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है इसमें सेंटेंस, और कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सी गलत है। अगर वो गलत है तो उसको प्रूव करना है, उसको बताना है। पहली जो स्टेटमेंट है वो है, द अक्यूज्ड टुक द केस टू द हायर कोर्ट बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। कहता है कि जो मुजरिम थे, जो गुनहगार थे, सुधा और उसके हस्बैंड, सुधा का हस्बैंड, उसकी सास, उन्होंने हायर कोर्ट में अपील की थी क्योंकि वो अनहैप्पी थे ट्रायल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से के फैसले से। तो ये पहला क्या है, ट्रू है। इसमें क्या है, ये पहला पार्ट इसका क्या है, ट्रू है। दूसरा पार्ट है, दे वेंट टू द हायर कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। तो वो हायर कोर्ट में गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तो नहीं। तो ये क्या है, दूसरा फॉल्स है। दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हायर कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे जब हायर कोर्ट ने डिसीजन दिया था उनके किसमें, हक में। और लास्ट वाला है, इफ़ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट verdict, द accused कैन गो बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट। कहता है, तीसरे में पूछा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अगर वो उस फैसले से खुश नहीं है तो क्या वो कहीं और भी अपील कर सकते हैं इस बारे में। तो ये है फॉल्स। क्या उन्होंने फिर दोबारा कहीं अपील की थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो क्या फिर इसके बाद उन्होंने कहीं अपील की थी। तो इसमें तो ये है फॉल्स। उन्होंने वो कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे। तीसरे पॉइंट में पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो क्या उन्होंने कहीं और फिर उन्होंने एक और अपील की थी इसके बाद।
तो लेकिन जो फॉल्स है, उन्होंने कहीं भी अपील नहीं की थी, क्योंकि द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो फाइनल होता है, इसलिए उन्होंने और कहीं अपील नहीं की थी, याचिका दायर नहीं की थी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द 1980 इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। कहता है कोर्ट ने जो एक क्या किया था, मैकेनिज़्म तैयार किया था जिसका नाम है PIL, क्या 1980 में, क्या वो एक अच्छा स्टेप था लोगों को कोर्ट की तरफ जागरूक